और इससे पहले कि हम मड़ी में आज के विषय की तरफ बढ़ें, अपने आज के खास मेहमान से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रही हैं अनुप्रिया पटेल कुछ ही देर में, और उनके साथ हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गठबंधन में सीट शेयरिंग के हिसाब से बात कहां तक पहुंची है। कुछ ही देर में अनुप्रिया पटेल हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। आज असल में हम बात दो अहम मुद्दों पर करने वाले हैं। एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से चुनावों की शुरुआत होती है, फेज वाइज अगर हम बात करें तो जहां सबसे पहले चुनाव दस्तक देता है, वहां किसका गणित कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर बात हम करेंगे। जाटलैंड की सियासत इस बार क्या इंडिकेशंस कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और गठबंधन में आपके साथ सीट्स के हिसाब से चीजों के आखिरकार निर्धारित होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, गठबंधन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है तो सीटों का मसला आप जानते हैं थोड़ा पेचीदा होता है, क्योंकि हर सीट पे हम चर्चा करते हैं, हर सीट के हमें प्लस माइनस देखने होते हैं और साथ में हमें ये भी तय करना होता है कि विनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कौन सी सीट है जिस पर हम अपना कैंडिडेट फील्ड करें तो हम जीतने की संभावना ज़्यादा रखते हैं, या हमारा जो गठबंधन दल है या सहयोगी दल है वो अगर अपना कैंडिडेट फील्ड करता है तो ज़्यादा संभावना बढ़ती है। तो जब हम विनेबिलिटी पर एक एक सीट की चर्चा करते हैं तो ये मसला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है, लेकिन ये सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो बस कुछ समय में हम इसको अंतिम स्वरूप और अंतिम निष्कर्ष तक लेकर जाने में कामयाब होंगे। तो ये जब टेबल पर बातें हो रही होती हैं तो जाहिर है मेरिट्स के आधार पर ये तय होता होगा कि कहाँ पर विनेबिलिटी है। तो वहाँ क्या ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें सामने तथ्यात्मक रूप से रखी हुई होती हैं और उस पर फैसला हो जाता है, या कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं और दोनों ही तरफ ये लगता है कि नहीं हमारी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, और उसके बाद कहीं कोई खलिश रह जाती है टेबल से उठने के बाद? देखिए, ऐसा है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी अब पुराने सहयोगी हो चुके हैं, यानी 3 चुनाव हमने साथ में मिलकर लड़े हैं, जिसमें असेंबली इलेक्शन भी था, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी था। तो अभी ऐसा नहीं है कि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी कहीं से है। दोनों दलों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी इतने लंबे समय में 8 वर्षों के इस समय में बन चुकी है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी इंटेंशन क्या है। तो जब दोनों के मन में बड़ी साफ इंटेंशन है कि हमें साथ में चलना है और हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमें उत्तर प्रदेश को जीतना है, उत्तर प्रदेश में विजय पताका फहरानी है, तो जब लक्ष्य हमारा एक है और एक दूसरे के प्रति हमारा जो एक भावना है वो भी सकारात्मक है, तो मुझे लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर ऐसे में तो मैम टाइम और कम लगना चाहिए। इतने दिनों से एक दूसरे को समझने का जो आप बात बता रही हैं, तो उसमें फिर पेच कहाँ फंसा हुआ है, टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब इस बार हमारे गठबंधन के अंदर एक तीसरे सहयोगी दल का भी प्रवेश हो चुका है, तो हमें फिर से अपने सारे सीटों की गणित को एक बार फिर से देखना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं हमारा तीसरा सहयोगी भी है, उनका भी अपनी एक वोट की ताकत है। तो हमें अब फिर से देखना है कि हमारा ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है तीनों पार्टीज का, इसमें सारे समीकरण कैसे बदल रहे हैं, कहाँ हम जीत सकते हैं, कहाँ हमारी पॉसिबिलिटीज़ पहले से बेहतर हो रही है या पहले से कम हो रही है। तो इन सारी चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है, लेकिन ये ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए कोई किसी प्रकार का कोई इसमें संकट नहीं है। वैसे आपको पर्सनली क्या लगता है, कितनी जगहों पर अपना दल बहुत आसानी से सीटें निकाल सकती है? लगभग कितनी संख्या होगी ऐसी सीटों की? नहीं, देखिए, अपना दल ने पिछले कई वर्षों में निरंतर आम जनमानस के बीच में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमांचल हो, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी ने आम जनमानस से जुड़ने का या उनके बीच में एक पार्टी की पैठ बनाने का, संगठन की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। और बड़ी तेजी से लोगों के बीच में एक हमारी पार्टी को लेकर विश्वास, समर्थन, लोकप्रियता, ये सारी बातों में एक वृद्धि हुई है। तो हमारा पार्टी का विस्तार होना है, ये तो विस्तार मतलब संगठन की दृष्टि से हुआ है, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो अब आने वाले चुनाव में हमारी एक भागीदारी होने वाली है उसमें भी विस्तार होने जा रहे हैं। तो बहुत सारी सीटें हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम स्पष्ट आंकड़ा भी बताएंगे, एक बड़े स्वरूप में आप अपना दल को देखेंगे।
20 सीटों का फिगर अभी तक सोर्सेज बता रहे हैं मैम कि आपके लिहाज से इस पर बात हो रही है, क्या ये बात सच है? 20 के आसपास की सीटों पर बात हो रही है? देखिए, अच्छी बात है कि राजनीति में हम चर्चा में बने हुए हैं और तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। अलग अलग व्यूज है लोगों के। कोई कितनी सीटों का आंकड़ा बता रहा है, कोई कुछ और सीटों का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन मैं आंकड़ों पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगी। आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पिछले 2017 के चुनाव में हमने जितनी सीटें लड़ी थी उससे कहीं ज्यादा सीटें हम लड़ने जा रहे हैं। तो एक रेंज ही बता दीजिए मैम कि इससे इसके बीच में कुछ हो सकता है जहां आप देखेंगे कि अपना दल दिखाई देगी। कुछ थोड़ा सा सस्पेंस और बरकरार रहने दीजिए। बहुत जल्दी आपको संख्या हम स्पष्ट कर देंगे। अभी हमारे सहयोगी दल से हमारी चर्चा चल रही है और चूंकि अभी उसको हम अंतिम स्वरूप नहीं दे पाए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा कि मैं अभी किसी भी आंकड़े का जिक्र करूं। जब हमारी बात पूरी तरीके से निर्णायक उस पर पहुंच जाएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, एक चीज बता दीजिए कि 15 से नीचे तो नहीं होगा और 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, ये तो तय है ना? मैं तो ये आपसे, हाँ, 1-2 दिन के अंदर हम कर देंगे। और मैं यही कहूंगी कि पिछली बार जितनी सीटें हम लड़े थे उससे ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे। अपना दल का विस्तार होगा, अपना दल एक बड़ी भूमिका में नजर आएगा और हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में लगे भी हुए हैं, आगे प्रदर्शन भी करेंगे और हम फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि मतलब 20 के आसपास का दावा अगर रहता है अपना दल का तो वो संतोषजनक दावा है और उतना होना चाहिए। लोग अपना दल के बारे में सोच रहे हैं, अपना दल की चर्चा कर रहे हैं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। जितनी ज्यादा चर्चा हो उतना अच्छा है। राजनीति का मतलब ही होता है चर्चा में बने रहना। हम बने हुए हैं, मेरे लिए यही खुशी की बात है। और आंकड़े हम बहुत जल्दी आपको बताएंगे। लोगों का भी ये जो सस्पेंस है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस 1 दिन की बात और है। अच्छा, तो कोई सस्पेंस आज जो अपनी तरफ से आप रिवील कर सकती हैं TV9 भारतवर्ष पर, एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन अभी लोगों के पास नहीं है, वो क्या यहाँ बैठकर आप कुछ बता सकती हैं जो एक्सक्लूसिव हो? मैं इतना ही बता सकती हूँ कि पिछली बार से ज्यादा सीटें लड़ेंगे। चलिए, पिछली बार से ज्यादा सीटें, पिछली बार से बेहतर स्ट्राइक रेट भी होगा हमारा, ये भी कहती हूँ पूरे विश्वास के साथ। अपना खुद के पुराने सहयोगी होने का हवाला दिया आपने गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के। कई सहयोगी आप लोगों के साथ के चले गए और उन्होंने एक छवि बनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की, पिछड़ा विरोधी छवि। इसको आप किस हद तक दूर कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं किसी के द्वारा बनाई गई छवि को दूर करूं या उसे चेंज करूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, अपने गठबंधन की बात करूंगी। चुनाव के समय में ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि तमाम विधायक, सांसद, मंत्री या आम कार्यकर्ता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आना जाना रहता है। कुछ लोग छोड़कर जाते हैं तो कुछ लोग आते भी हैं। चुनाव के समय ये सब बड़ी स्वाभाविक बातें होती हैं, इससे बहुत विचलित और बहुत व्याकुल नहीं होना चाहिए। रही बात अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की, तो हमारी तो पार्टी की मूल अवधारणा ही यही है कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम दबे कुचले वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो हमने सरकार में रहकर निरंतर संसद के अंदर, राज्य की विधानसभा के अंदर उठाए हैं। हमने ऑल पार्टी मीटिंग से लेकर अपनी एनडीए बैठक में उठाए हैं और उन सारे मसलों के प्रति हम सबके जो नेता है जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के हक से जुड़े हुए इन मसलों का समाधान भी किया है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने, जो नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशंस में ऑल इंडिया कोटा के तहत 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों का था, वो पहले लागू नहीं था। इसके लिए लंबे समय से संघर्ष हो रहा था। उसका समाधान मोदी जी की सरकार ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो समय समय पर हमारी पार्टी ने उठाए हैं और मोदी जी की सरकार ने हर विषय के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई है और उसके समाधान के प्रति तत्परता भी दिखाई है। लेकिन जो छोड़कर गए उनमें से कई महत्वपूर्ण मंत्री हैं, कई महत्वपूर्ण विधायक हैं और उन्होंने सरकार को पिछड़ा विरोधी करार दिया है और वो जाकर समाजवादी पार्टी से मिल गए हैं। तो क्या एक संदेश ये भी गया है कि खास तौर से ओबीसी क्लास के कई लोग प्रसन्न नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं और वो जाकर समाजवादी पार्टी में भविष्य ढूंढ रहे हैं और उनके साथ उनका समाज भी शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जो गए हैं निश्चित रूप से उनमें से कुछ बड़े नेता हैं, उनका अपना एक संघर्ष रहा है, उनकी अपनी एक लोकप्रियता भी है। बहुत सारे लोग तो अपने
इस कारण भी गए हैं कि उन्हें लगता है कि शायद उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही है या पार्टी के सर्वे के अंतर्गत उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, तो शायद उनका टिकट कट सकता है, तो दूसरी पार्टी से उन्हें टिकट मिलने की संभावना हो सकती है। तो अपने अपने स्वविवेक से सबने निर्णय लिया है और हर व्यक्ति जो जाएगा तो जाने के पीछे कोई ना कोई कारण बताएगा ही, और इतना तो आम जनमानस और आम मतदाता भी समझता ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आने का फैसला किया है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका आधार रहा है कि पिछड़ों के, दलितों के, कमजोरों के हक से जुड़े हुए जो विषय हैं वो हम निरंतर उठाएंगे, अपनी सरकार में रहकर उसका समाधान भी करवाएंगे। मैं एक और उदाहरण आपको दे देती हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण संबंधी विसंगतियां हुई, उसके लिए हमारे छात्र लंबे समय से आंदोलनरत थे। मेरी पार्टी निरंतर उस विषय को उठाती रही और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी योगी जी की सरकार ने उस मुद्दे के प्रति, समय जरूर लगा लेकिन संवेदनशीलता दिखाते हुए उस मुद्दे का समाधान किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने जाने वालों के अपने कारण और अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन आम मतदाता जो है वो जरूर इस बात पर ध्यान देता है मसलों के आधार पर, किन मसलों का समाधान हुआ है। अभी भी मैं कहूंगी कि कुछ और भी मसले हैं जिनका समाधान समय समय के साथ, इतनी बड़ी आबादी है पिछड़ा वर्ग की, 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी से जुड़े हुए बहुत सारे मसले भी आएंगे, समय समय पर आएंगे और उनका समाधान जिस प्रकार पहले हुआ है आगे भी होता रहेगा। अपना दल उसके लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। आपने अपनी बातों में ही कहा कि जो लोग छोड़कर गए उनमें से कई हैवी वेट लीडर्स हैं, उनका अपना जनाधार है। आप हैं, निषाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी जिसमें आपने कहा कि कई लोग हैं जो प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की, लेकिन अब दूसरी तरफ जो गए हैं वो हैवी वेट हैं, ये आप मानती हैं। तो असल में पिछड़ा विरोधी कौन है और पिछड़ों का समर्थक कौन है? समाजवादी पार्टी खेमा या भारतीय जनता पार्टी खेमा? देखिए ऐसा है, अभी मैंने आपको नीट की परीक्षा का उदाहरण दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में ले जाकर इस विषय को कोट करूंगी, शायद मैं अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट रूप से कह पाऊं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि हमारे नीट के परीक्षा के अंतर्गत जो SC ST है उनके आरक्षण के व्यवस्था को लागू किया जाएगा, OBC आरक्षण को लागू किया जाएगा, ऐसा कोई जिक्र सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया। उस वक्त केंद्र में UPA की सरकार थी और ऐसे बहुत सारे दल जो हमारे अपने राज्य से भी हैं और देश के तमाम अन्य राज्यों से भी हैं, कुछ बाहर से समर्थन दे रहे थे, कुछ सरकार के अंदर सहयोगी थे। और चूंकि उस वक्त UPA सरकार में जो उनके जीते हुए सांसद थे उनकी संख्या 148 थी, तो इन दलों का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि सरकार उनकी बैसाखी पर या उनके रहमो करम पर टिकी हुई थी। उस वक्त यदि ये दल चाहते तो ये विषय जो नीट के अंदर OBC आरक्षण को अखिल भारतीय कोटा के तहत लागू करने का था, वो इसको लागू करवा सकते थे, क्योंकि अगर वो अपना समर्थन नहीं देते तो सरकार भी गिर सकती थी। लेकिन आप पिछड़ों के लिए पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं और इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, इतनी बड़ी विसंगति हो रही थी कि OBC का कोटा ही लागू नहीं था नीट के ऑल इंडिया कोटा के तहत, तो उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? ये मसला इतने दिनों तक क्यों लटका? आज हम आके उसके समाधान की ओर पहुंचे हैं 2020 में, 2021 में। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो राजनीति प्रतीकात्मक थी या नहीं थी। ये फैसला आम मतदाता करेगा जो पिछड़ा वर्ग से आता है। लेकिन आप जहां पर हैं उनको भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे रही हैं OBC, प्रो OBC पॉलिटिक्स के हिसाब से। दस बटे 10 मार्क्स वहां के लिए भी नहीं है। अनुप्रिया जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अनुप्रिया पटेल हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुप्रिया जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, एक सवाल आखिरी, कि तारीख कल की होगी सीटों के नंबर्स के हिसाब से, और कौन सी सीटें होंगी कल ये तय हो जाएगा? अनुप्रिया पटेल, अभी उनको आवाज मेरी मिल नहीं रही है, हम कोशिश करते हैं एक बार दोबारा। लेकिन अभी तक की बातचीत में जो अहम बातें उभर कर आई हैं वो आपके सामने यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा अपना दल और भारतीय जनता पार्टी पुराने सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल ने कहा। इसलिए सीटों की समझ बनाने में कोई बहुत मुश्किल नहीं आती, लेकिन विनेबिलिटी दोनों ही तरफ से इस पर विचार होता है और उसके बाद एक सीट फाइनल की जाती है। किसी नंबर पर वो अभी बात नहीं कर रही हैं कि कितना होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि 2017 के चुनाव से ज्यादा सीटों पर अपना दल इस बार दावेदारी कर रही है। 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट कटने की आगे संभावना दिखाई दे रही थी, इसलिए कुछ नेताओं ने पहले ही
भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया ताकि वो फेस सेविंग कर पाए। उन्होंने ये कहा कि इस बार दावेदारी उनकी मजबूत है। पिछड़ों की राजनीति के हिसाब से उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ बातें करती हैं और प्रतीकात्मक राजनीति करती हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस पर ठोस काम किए हैं। आगे काम बचते हैं, सारे काम हो नहीं गए हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक जो काम हुए हैं वो कॉन्क्रीट काम हुए हैं और आगे काम किए जाने की गुंजाइश बनी हुई है, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनमें से कई बड़े नेता हैं, उनका संघर्ष का इतिहास रहा है और आज उनका बड़ा जनाधार भी है। और हमारे साथ अनुप्रिया जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अनुप्रिया जी, अब दो बातें ये कि आपकी माता जी भी चुनाव के मैदान में अगर होती हैं तो क्या आपकी तरफ से उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा होगा क्या? देखिए, ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हर वो सीट जो हमारे खाते में आएगी उस पर अपना दल का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। फिलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ। आपने एक दो दिन कहा, तो कल या परसों कोई एक, कम से कम ये एक्सक्लूसिव तो आप हमें दे ही सकती हैं कि वो ऐलान कल होने वाला है या परसों से ज्यादा वक्त लग सकता है? एक दो दिन परसों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। TV9 भारतवर्ष पर केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ये कहते हुए कि बातचीत हो रही है, तमाम फैक्टर्स कंसीडर किए जा रहे हैं। 2017 से ज्यादा सीटों पर इस बार हमारी दावेदारी बनती है, लेकिन नंबर क्या होगा ये कहने के लिए अभी अनुप्रिया जी तैयार नहीं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।